नमस्कार। कोई भी जीवंत दस्तावेज हो, जैसे हमारा संविधान, वो समय के साथ बदलता है ना? बिल्कुल। एक तरह से सांस लेता है। बिल्कुल। आज हम भारतीय संविधान की इसी सांस, मतलब उसकी संशोधन प्रक्रिया, उस पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हाँ, और हमारे पास जो जानकारी है वो ज्यादातर अनुच्छेद 368 के इर्द-गिर्द घूमती है। सही। और ये प्रक्रिया ना बड़ी दिलचस्प है। मतलब ना तो ब्रिटेन जैसी एकदम लचीली कि जब चाहा बदल दिया। और ना ही अमेरिका जैसी कि बदलना बहुत ही मुश्किल हो जाए। यहाँ एक तरह का संतुलन साधने की कोशिश की गई है। हाँ, पर ये संतुलन असल में है क्या? जमीन पर कैसे काम करता है, वही समझना है आज। बिल्कुल। और चर्चा शुरू करें उससे पहले वो एक जरूरी बात याद रखनी होगी, केशवानंद भारती मामला। हाँ, 1973 वाला। सुप्रीम कोर्ट ने तब साफ कहा था कि देखो भाई, संसद संविधान में बदलाव तो कर सकती है, पर उसका जो मूल ढांचा है उसे नहीं छू सकती। सही, ये एक लक्ष्मण रेखा है। चलिए, अब प्रक्रिया पर आते हैं। अनुच्छेद 368 क्या कहता है? कौन शुरू कर सकता है ये बदलाव? हाँ, ये पहला सवाल। कहाँ से शुरू होगी बात? तो अनुच्छेद 368 के हिसाब से संविधान बदलने का कोई भी प्रस्ताव, मतलब संशोधन विधेयक, वो सिर्फ संसद में आ सकता है, लोकसभा या राज्यसभा। राज्यों की विधानसभाओं में नहीं। अच्छा, यानी शुरुआत हमेशा केंद्र से ही होगी, संसद से। और कौन ला सकता है इसे? कोई मंत्री या कोई भी सांसद? हाँ, कोई भी ला सकता है। मंत्री भी ला सकता है, या कोई गैर सरकारी सदस्य, मतलब प्राइवेट मेंबर भी। और इसके लिए राष्ट्रपति से पहले पूछने की, मतलब पूर्व अनुमति की जरूरत नहीं है। हम्म। लेकिन पास कैसे होगा, सुना है वो थोड़ा मुश्किल है। हाँ, यहीं पर वो विशेष बहुमत वाली बात आती है। दोनों सदनों को, लोकसभा और राज्यसभा, दोनों को अलग अलग इसे पास करना होता है। अलग अलग? और विशेष बहुमत का मतलब क्या हुआ? ठीक ठीक। इसका मतलब है, पहली बात, कि सदन में जितने कुल सदस्य हैं उनका बहुमत हो, मतलब आधे से ज्यादा। ठीक है। और दूसरी शर्त यह है कि जितने सदस्य उस दिन सदन में मौजूद हैं और वोट कर रहे हैं, उनका कम से कम 2/3 बहुमत चाहिए। ये दोनों शर्तें पूरी होनी जरूरी हैं। ओ, यानी ये डबल चेक है एक तरह से। कुल संख्या भी और उपस्थित लोगों का 2/3 भी। बिल्कुल। और एक और अहम बात, अगर मान लीजिए लोकसभा और राज्यसभा में किसी बात पर सहमति नहीं बनी, तो कोई जॉइंट सिटिंग, मतलब संयुक्त बैठक नहीं हो सकती इसके लिए। अच्छा, जैसे आम कानूनों में हो जाती है, वैसा नहीं? नहीं, इसमें नहीं। दोनों सदनों का अपने अपने स्तर पर सहमत होना जरूरी है। समझ गया। पर कुछ मामले तो ऐसे भी होंगे जो सिर्फ केंद्र के नहीं, राज्यों के भी अधिकार क्षेत्र में आते हैं, मतलब संघीय मामले। हाँ बिल्कुल, और ये बहुत अहम है। अगर कोई बदलाव ऐसा है जो संविधान के संघीय ढांचे को, मतलब फेडरल स्ट्रक्चर को प्रभावित करता है। जैसे क्या उदाहरण होंगे इसके? जैसे राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा, या केंद्र और राज्यों की जो कार्यकारी शक्तियां हैं, उनका दायरा, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से जुड़े मामले, इन सब पर अगर बदलाव करना है तो संसद के विशेष बहुमत के साथ साथ एक और चीज चाहिए, कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं की सहमति भी लेनी होगी। आधे राज्यों की, सभी की नहीं? नहीं, कम से कम आधे राज्यों की। और ये सहमति उन्हें साधारण बहुमत से देनी होती है, विशेष बहुमत से नहीं। और क्या राज्यों के लिए कोई टाइम लिमिट है कि कब तक हाँ ना कहें? नहीं, दिलचस्प बात यह है कि संविधान में ऐसी कोई समय सीमा नहीं दी गई है राज्यों के लिए। ये तो थोड़ा अजीब है। खैर, जब ये सब हो गया, संसद से पास, राज्यों से भी अगर जरूरी था, फिर राष्ट्रपति का क्या रोल है? देखिए, जब बिल दोनों सदनों से और जहां जरूरी था वहां राज्यों से भी पास होकर राष्ट्रपति के पास पहुंचता है, तब उनके पास असल में कोई वीटो पावर नहीं बचती। मतलब 24वें संविधान संशोधन जो 1971 में हुआ था, उसके बाद से राष्ट्रपति को ऐसे संशोधन विधेयक पर अपनी सहमति देनी ही पड़ती है। वो उसे न तो रोक सकते हैं, न ही संसद को दोबारा सोचने के लिए कह सकते हैं। यानी उनकी भूमिका एक तरह से बस औपचारिक रह जाती है इस मामले में। हाँ, सहमति देना अनिवार्य है। उनकी सहमति मिलते ही वो विधेयक अधिनियम बन जाता है और संविधान में बदलाव हो जाता है। तो ये हुई अनुच्छेद 368 वाली प्रक्रिया। लेकिन क्या सारे ही बदलाव इतने पेचीदा हैं? मुझे याद आ रहा है कि स्रोतों में 3 तरीकों का जिक्र था। हाँ, ये भारतीय संविधान की एक खासियत कह सकते हैं। असल में 3 तरह से बदलाव हो सकते हैं। 3 तरह से? हाँ, पहला, संसद के साधारण बहुमत से। ये अनुच्छेद 368 के दायरे में नहीं आता। अच्छा, यानी ये सबसे आसान तरीका हुआ? बिल्कुल। दूसरा तरीका है संसद के विशेष बहुमत से, जो हमने अभी डिस्कस किया। ये अनुच्छेद 368 के तहत है। और तीसरा है संसद का विशेष बहुमत और साथ में कम से कम आधे राज्यों की सहमति। ये भी अनुच्छेद 368 में ही है, खासकर संघीय मामलों के लिए।
तो ये जो पहला वाला है, साधारण बहुमत वाला, इसमें कौन कौन से मामले आते हैं? ये तो बहुत आसान लग रहा है। हाँ, और ये काफी सारे हैं। जैसे कोई नया राज्य बनाना हो या किसी राज्य की सीमा बदलनी हो, नाम बदलना हो, नागरिकता से जुड़े नियम हो, संसद का कोरम क्या होगा, सांसदों के वेतन भत्ते, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ानी हो, ये सब साधारण बहुमत से हो जाता है। मतलब रोजमर्रा के शासन से जुड़े काफी मुद्दे। सही, इनको बदलने के लिए प्रक्रिया आसान रखी गई है। और फिर दूसरा वो विशेष बहुमत वाला रास्ता। हाँ, संविधान का जो ज्यादातर हिस्सा है वो इसी तरीके से बदलता है। इसमें हमारे मौलिक अधिकार आ गए, राज्य के नीति निदेशक तत्व आ गए और वो सारे प्रावधान जो पहले और तीसरे तरीके में नहीं आते। यानी ज्यादातर बदलावों के लिए यही बीच का रास्ता है। हाँ, कह सकते हैं। थोड़ी सख्ती जरूरी समझी गई यहाँ। और फिर वो तीसरा सबसे मुश्किल वाला, विशेष बहुमत भी और राज्यों की हाँ भी। जी, ये उन मुद्दों के लिए है जो सीधे सीधे केंद्र और राज्यों के बीच के शक्ति संतुलन को छूते हैं। जैसे हमने पहले बात की, राष्ट्रपति का चुनाव, शक्तियों का बंटवारा, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, 7वीं अनुसूची की लिस्ट। हाँ, जिसमें वो सूचियां हैं कि कौन किस पर कानून बनाएगा। वही, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व कैसे होगा। और मजे की बात, खुद अनुच्छेद 368 को यानी संशोधन की प्रक्रिया को ही बदलना हो तो भी यही तीसरा तरीका अपनाना पड़ेगा। अच्छा, प्रक्रिया को बदलने के लिए भी सबसे कठिन प्रक्रिया। हाँ, और जो नया जीएसटी काउंसिल बना है वो भी इसी दायरे में आता है। ये दिखाता है कि जहां भी संघीय ढांचे पर असर पड़ेगा वहां सबकी सहमति बनाने पर जोर है। प्रक्रिया तो काफी विस्तृत है, पर इसकी आलोचना भी होती है। कुछ लोग कहते हैं कि सारी ताकत तो संसद के ही हाथ में दे दी है, राज्यों के पास तो पहल करने का भी अधिकार नहीं है ज्यादा। हाँ, ये आलोचनाएं हैं। जैसे अमेरिका में अगर संविधान बदलना हो तो खास कन्वेंशन बुला सकते हैं, वैसा यहाँ नहीं है। शक्ति मुख्य रूप से संसद में ही है। और राज्य सिर्फ विधान परिषद बनाने या हटाने का अनुरोध कर सकते हैं, संशोधन शुरू नहीं कर सकते। सही कहा। और ज्यादातर बदलाव तो सिर्फ संसद ही कर सकती है। राज्यों की सहमति भी कुछ ही मामलों में चाहिए, और वो भी सिर्फ आधे राज्यों की। अमेरिका में 3/4 चाहिए होता है। ये भी एक पॉइंट है। और राज्यों के लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है सहमति देने की, ये भी अजीब लगता है। हाँ, इससे देरी हो सकती है। और अगर दोनों सदनों में बात अटक जाए तो कोई संयुक्त बैठक का रास्ता नहीं। प्रक्रिया भी देखा जाए तो कानून बनाने जैसी ही है, बस बहुमत अलग चाहिए। कुछ आलोचक ये भी कहते हैं कि अनुच्छेद 368 के प्रावधान बहुत छोटे और संक्षिप्त हैं, जिससे अदालतों को व्याख्या करने की काफी गुंजाइश मिल जाती है। ये बात भी उठाई जाती है। लेकिन इन आलोचनाओं के सामने दूसरा पक्ष भी है। कई जानकार मानते हैं कि ये प्रक्रिया अपने तरीके से काफी सफल रही है। केसी वेयर ने कहा था कि ये कठोरता और लचीलेपन का एक अच्छा संतुलन है। हाँ, मैंने भी पढ़ा है, वो अद्भुत मिश्रण वाली बात। बिल्कुल। संविधान सभा में नेहरू जी का भी यही विचार था कि संविधान स्थायी तो हो, पर इतना कठोर न हो कि देश के विकास के साथ कदम ना मिला सके। डॉक्टर अम्बेडकर ने भी कहा था कि हमने इसे कनाडा जितना मुश्किल या अमेरिका ऑस्ट्रेलिया जितना जटिल नहीं बनाया, बल्कि एक सरल रास्ता दिया है। और ग्रैनविल ऑस्टिन जैसे विद्वान तो इसे भारतीय संविधान की सबसे बड़ी शक्तियों में गिनते हैं। सही, क्योंकि ये संतुलन साधता है। ना इतना लचीला कि कोई भी सरकार मनमाने ढंग से बदल दे, और ना ही इतना कठोर कि जरूरी बदलाव हो ही ना पाए। तो सार ये निकलता है कि भारतीय संविधान को बदलने की जो व्यवस्था है वो अपने आप में अनोखी है, स्थिरता भी है और जरूरत के हिसाब से ढलने की गुंजाइश भी। और इसके लिए 3 अलग-अलग स्तर की प्रक्रियाएं रखी गई हैं। बिल्कुल सही कहा। और इस प्रक्रिया को समझने से ये पता चलता है कि हमारे जो मौलिक कानून हैं वो कैसे बदलते हैं, कैसे विकसित होते हैं, और क्यों कुछ बदलाव आसानी से हो जाते हैं जबकि कुछ में इतनी मशक्कत लगती है। हाँ, और जाते जाते एक सवाल श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं सोचने को। जैसा कि आलोचकों ने कहा कि संशोधन प्रक्रिया के नियम संक्षिप्त हैं और अदालतें उनकी व्याख्या करती हैं, तो ये स्थिति संविधान के भविष्य को आकार देने में संसद और न्यायपालिका के बीच जो एक शक्ति संतुलन हमेशा बनता बिगड़ता रहता है, उसके बारे में क्या इशारा करती है? इस पर जरूर सोचिएगा।